नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक ओवल रूम है। वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में मौजूद ये ओवल रूम अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक या कहिए फॉर्मल वर्किंग स्पेस है। व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग में बने इसी ओवल ऑफिस में दुनिया के हर देश के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति से आकर मिलते हैं। इसी ओवल रूम में भारतीय समय के मुताबिक कल रात को 10 बजे एक मुलाकात शुरू हुई। कैमरे लगे हुए थे, 50 पत्रकार मौजूद थे और यह मुलाकात थी डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच। दोनों ने 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आखिर के 10 मिनट में कैमरों के सामने ही गर्मा गर्मी हो गई। बातों में इतनी तल्खी थी जैसे लगा ट्रंप ज़ेलेंस्की को डांट रहे हैं, उनसे उलझ रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तू तड़ाक हो रही थी। दुनिया में ऐसी हाई प्रोफाइल मुलाकात के बीच इस तरीके की नोक-झोंक, इस तरीके की तू मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। यह सब कुछ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुआ, लेकिन भारत में मोदी के विरोधियों ने इसमें भी अपना एक पॉलिटिकल एंगल फिट कर दिया। कल रात 11:30 बजे से ही 10 मिनट की तू तड़ाक वाली वीडियो को बार बार घुमाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। मोदी के खिलाफ एक नया नैरेटिव बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को कमजोर दिखाने की कोशिश हुई, लेकिन सच क्या है ये हम आपको बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। नोक झोंक, तू तड़ाक ट्रंप और ज़ेलेंस्की में हुई। कांग्रेस इस तू में मोदी को क्यों खींच कर ले आई? ट्रंप ज़ेलेंस्की का झगड़ा व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हो रहा था। दिल्ली में कांग्रेस हर तीसरी लाइन में मोदी का नाम फिट करके क्यों घुमा रही थी? ट्रंप ज़ेलेंस्की के झगड़े में मोदी के दुश्मनों को ऐसा कौन सा एंगल समझ में आया कि उन्होंने मोदी को बदनाम करने वाला नैरेटिव घुमाया? सबूत नंबर 1 देखिए। ट्रंप ज़ेलेंस्की को लेने दरवाजे पर आए तो कांग्रेस वालों ने मोदी का नाम लिखकर हिंदुस्तान का कितना भद्दा मजाक उड़ाया। सबूत नंबर 2 देखिए। जब ओवल ऑफिस के भीतर ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस शुरू हुई तो कांग्रेस के हैंडल्स ने मोदी के लिए कितनी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। सबूत नंबर 3 देखिए। कांग्रेस ने लिखा मोदी फेल हो गए। सबूत नंबर 4 ये रहा। कांग्रेस ने छापा मोदी अंडरग्राउंड हो गए। सबूत नंबर 5 देखिए। कांग्रेस के नेताओं ने कहा परम मित्र ट्रंप से क्यों डर गए मोदी। ट्रंप ज़ेलेंस्की के झगड़े को जरिया बनाकर एंटी मोदी इकोसिस्टम प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों अटैकिंग है? राहुल की पार्टी मोदी की इमेज को टारगेट करने के लिए कौन सा नया षड्यंत्र रच रही है? यह समझने के लिए आपको सबसे पहले व्हाइट हाउस के भीतर की वो तस्वीर देखनी होगी जो अनप्रेसिडेंटेड यानी अभूतपूर्व है। व्हाइट हाउस के 225 साल के इतिहास में पहली बार वो हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच ऑन कैमरा 50 मीडिया कर्मियों के बीच तू मैं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति हमलावर हो गए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हमलावर हो गए और व्हाइट हाउस में अमेरिका के मेहमान बनकर गए ज़ेलेंस्की भी मेजबान देश के राष्ट्राध्यक्ष पर टूट पड़े। 49 मिनट, सिर्फ 49 मिनट में कुछ ऐसा हो गया जो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की आग में झोंक सकता है और वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बन सकता है ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुआ वर्ल्ड वॉर। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच इस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी 10 मिनटों में हुई। शुरुआत के 39 मिनट तक सब कुछ ठीक ठाक था। ज़ेलेंस्की और ट्रंप एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। ट्रंप बीच बीच में ज़ेलेंस्की के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे, मगर आखिरी के 10 मिनटों में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में क्या हुआ, यह पूरा सीक्वेंस देखने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो हुआ वो क्यों हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अब तक दुनिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष व्हाइट हाउस पहुंचे हैं।
पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आए, फिर जापान के पीएम शिगेरू इशिबा आए, फिर जॉर्डन के किंग पहुंचे, फिर नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहुंचे, फिर ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर पहुंचे और अब से कुछ घंटों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। ज़ेलेंस्की ट्रंप को मनाने पहुंचे थे, लेकिन व्हाइट हाउस में उन्हें खाना तक नसीब नहीं हुआ। दरअसल दोनों देशों के बीच एक मिनरल डील होने वाली थी। डील के बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की को एश्योरेंस देने वाले थे कि वो पुतिन को मना लेंगे, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवा देंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की कुछ और ही सोच कर आए थे। वो डील के एवज में बार बार ट्रंप से सिक्योरिटी वाला मुद्दा उठा रहे थे। कैमरे पर पुतिन को हत्यारा, आतंकवादी तक बता रहे थे, जिससे ट्रंप जरा भी खुश नहीं हुए। And you said that enough with the war. I think that is very important, Ben, to say these words to Putin at the very beginning of war, because he is a killer and terrorist. But I hope that together we can stop him. I'm not aligned with Putin. I'm not aligned with anybody. I'm aligned with the United States of America and for the good of the world. I'm aligned with the world. And I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin. It's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. And I understand that, but I can tell you the other side isn't exactly in love with, him either. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में जो बातचीत अच्छे माहौल में शुरू हुई, वो धीरे धीरे काफी पर्सनल होती चली गई। और इसी बीच ओवल ऑफिस में खड़े एक शख्स ने ज़ेलेंस्की से उनके कपड़ों वाला सवाल पूछ लिया। फिर क्या हुआ, सुनिएगा। Second And my question. second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see do you own a suit? Yeah, you have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have dignity of this such. office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one, Maybe something maybe like this? something like Yes, yours. sir. Yes, That'd be great. maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper then. And I do like your clothing, by the way. Yeah, really? Even I have to. I think he's a Yeah, great guy, yeah, by the way. yeah. But I don't know if you two like each other. But you know what? I think No, he's no, dressed. I think he's why? dressed I like beautifully. this guy. I don't know I think him. he's dressed beautifully. So I have more serious things than answer on such There's questions. I'm not speaking about just Biden, but those times. इस पर्सनल अटैक के बाद ज़ेलेंस्की का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो बार बार ट्रंप को टोकते हुए दिखाई दिए, रोकते दिखाई दिए। फिर फ्रेम में एंट्री हुई अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जिन्होंने ज़ेलेंस्की के व्यवहार को आपत्तिजनक बताते हुए बोलना शुरू कर दिया। फिर क्या था? इसके बाद ट्रंप, वेंस और ज़ेलेंस्की तीनों एक दूसरे पर टूट पड़े। Can I ask you? Sure. Yeah? Yeah. Okay. So he occupied our parts, big parts of Ukraine, part of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems
What? Bringing people into your military? we have and do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your A country? lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't know God that. bless. You Don't- will not have gotta- the war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very You will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You was don't have in the cards right now. With us, you start I'm having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. Yes. ट्रंप बार बार यही कहते रहे कि ज़ेलेंस्की के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा है। अगर उन्हें युद्ध से बाहर निकलना है तो अमेरिका का फॉर्मूला ही मानना पड़ेगा। लेकिन ज़ेलेंस्की किसी और ही इरादे से व्हाइट हाउस पहुंचे थे। वो ट्रंप के सामने टफ बनने चले थे, लेकिन ट्रंप ज्यादा टफ निकले। You're gambling with World War III. what do you You're think about? gambling What with do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm- That's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank you? Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for what- the United what States are of you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you, through I this said thank stupid you. president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. जिस वक्त व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच तू तड़ाक हो रही थी, उस वक्त अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत के चेहरे का रिएक्शन बता रहा था कि अब युद्ध का पूरा सीन बदल गया है। अमेरिका ने फिलहाल तो यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। ट्रंप ने कैमरे पर कह दिया है, I think it's good for the American people to see what's going on over here. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But But you're I saying said, you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a with ceasefire. guarantee. Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. Going to be a tough deal to make, because the attitudes have to change. I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. ये व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम की तस्वीरें हैं, जहां ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच इंडोर बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी।
डील वाला ऐलान होना था, लेकिन दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहली वाली पीसी में जैसी तू मैं हुई, जैसी बहसबाजी हुई, उसके बाद ना दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत हुई, ना डील पर साइन हुआ, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ज़ेलेंस्की को बिना लंच करवाए ही डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से भेज दिया। ज़ेलेंस्की जिस वक्त निकले उस वक्त उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। वो सीधे आए, अपनी गाड़ी में बैठे और बिना कैमरे की ओर देखे, बिना कोई रिएक्शन दिए व्हाइट हाउस से बाहर निकल गए। बाद में ट्रंप ने खुद एक्स पर पोस्ट करके बताया कि ज़ेलेंस्की युद्ध रुकवाना नहीं चाहते, शांति नहीं चाहते, उन्होंने अमेरिका का अपमान किया। आखिरी लाइन में ट्रंप ने फिर भी कहा कि जब शांति के लिए रेडी हो तो ज़ेलेंस्की वापस आ सकते हैं। We had a meeting today, as you know, with President Zelensky, and I would say it didn't work out exactly great from his standpoint. I think he very much overplayed his hand. We're looking for peace. I'm looking for peace. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. It's looking to go on and fight. We're looking to end the death. 2,000 people died this week. Soldiers, more than that, but 2,000 approximately people died this week. Young Ukrainians and Russians. I want immediate peace. President Putin is going to want to make, and he wants to end it. And you saw what I saw today. This is a man that wants to get us signed up and keep fighting, and we're not doing that. Not for this country. ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच ऑन कैमरा तू तड़ाक के बाद पूरी दुनिया 3 खेमों में बट गई है। 3 कैंप बन गए हैं। एक कैंप में अमेरिका, रूस, इजराइल आ गए हैं। दूसरे कैंप में भारत और चीन आ गए हैं। तीसरे कैंप में यूरोपियन यूनियन आ गया है। और अब जो कुछ भी हो रहा है खुल्लम खुल्ला हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा दुनिया पर मंडराने लगा है। पूरा यूरोपियन यूनियन एक तरह से यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में आ गया है, ट्रंप के विरोध में खड़ा हो गया है। यूरोपियन यूनियन के तमाम लीडर्स के पोस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि सबको एक ही स्क्रिप्ट भेजी गई है और हर कोई वही बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, बी फियरलेस वाले स्क्रिप्ट ज़ेलेंस्की को टैग करके पोस्ट कर रहा है। क्या फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, क्या ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, पूरा खेमा खुलकर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के स्टैंड का समर्थन कर रहा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच हुए बवाल के बाद स्लोवेनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, नीदरलैंड्स, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मोल्डोवा, स्पेन, पोलैंड, ब्रिटेन, इटली, यानी यूरोपियन यूनियन के 24 देशों के ब्लॉक ने ज़ेलेंस्की का समर्थन कर दिया है। इटली ने आनंद फानन में समिट बुला ली है। नोट करने वाली बात यह है कि जिस दिन वॉशिंगटन डीसी में यह पूरा बवाल हो रहा था, उस दिन पूरी की पूरी ईयू यानी यूरोपियन यूनियन दिल्ली में नरेंद्र मोदी की मेहमान थी। यानी रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच हुई झड़प पर दुनिया 3 खेमों में बटी जरूर है, लेकिन इसमें भी इकलौते नरेंद्र मोदी ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो सबके करीब हैं, सबको एक्सेप्टेबल हैं और इस वक्त हर प्लेटफॉर्म पर भारत की बातों का ही वजन है। कुछ दिनों पहले ही मोदी फ्रांस होकर आए हैं। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि हिंदुस्तान फ्रांस का भी दोस्त है। मोदी मैक्रो के भी गहरे मित्र हैं। नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप भी पसंद करते हैं। ट्रंप मोदी को टफ नेगोशिएटर भी बताते हैं, टफ मैन भी बताते हैं, अपना दोस्त भी कहते हैं, भारत के साथ डील भी करते हैं और यही पैटर्न उस वक्त भी दिखता है जब ईयू के सदस्य दिल्ली आते हैं, मोदी से मिलते हैं तो खुलकर कहते हैं कि भारत और ईयू के बीच का रिश्ता सदी का सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप बन सकती है। यह सिचुएशन उस वक्त की है जब यूएनजीए में यूक्रेन के रिजोल्यूशन को यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करता है, रूस की निंदा करता है। 93 वोट यूक्रेन के फेवर में पड़ते हैं, 18 खिलाफ में पड़ते हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल तीनों यूक्रेन के खिलाफ वोट करते हैं। भारत और चीन वोटिंग से एब्स्टेन रहते हैं। बावजूद इसके अमेरिका से लेकर फ्रांस और यूरोपियन यूनियन तक तीनों भारत के ही पक्ष में दिखते हैं। ट्रंप से लेकर मैक्रो और यूरोपियन यूनियन के सारे सदस्य नरेंद्र मोदी पर ही ट्रस्ट करते हैं।
ये केवल भारत में यूरोपियन कमीशन की पहली यात्रा नहीं है, बल्कि यह किसी भी एक देश में यूरोपियन कमीशन का पहला इतना व्यापक एंगेजमेंट है और साथ ही कमीशन के नए कार्यकाल की सबसे पहली यात्राओं में से एक है। भारत और ईयू की 2 दशकों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। इसके मूल में ट्रस्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों में साझा विश्वास है, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हमारा बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप, जेडी वेंस और ज़ेलेंस्की के बीच जो तीखी बहस हुई, जो तू तड़ाक हुई, उससे तो यही लग रहा है कि फिलहाल तो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होने वाला है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच कोई डील नहीं हुई। इसका मतलब यही है कि कम से कम ट्रंप तो पीस मेकर की भूमिका में दिखने वाले नहीं है। ऐसे में सवाल है, पीस वाली ये डील कौन कराएगा? इसका जवाब है नरेंद्र मोदी। इसका जवाब है हिंदुस्तान। मोदी ज़ेलेंस्की से भी रेगुलर टच में है, पुतिन से भी लगातार संपर्क में है। मोदी ना सिर्फ ज़ेलेंस्की और पुतिन के सामने कह चुके हैं कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है, और नरेंद्र मोदी यही बात ट्रंप को समझा चुके हैं। ट्रंप के सामने कैमरे पर शांति स्थापित करने वाली डील का फॉर्मूला दे चुके हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ही रूस यूक्रेन युद्ध पर मध्यस्थ बनने वाले हैं? ट्रंप पीछे हटने वाले हैं? जहां तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है, और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। ट्रंप ज़ेलेंस्की के झगड़े के बाद पूरी दुनिया मोदी की तरफ देख रही है, भारत की तरफ देख रही है, और इससे मोदी के सियासी दुश्मनों को बहुत तकलीफ हो रही है। भारत में बैठा मोदी विरोधी इकोसिस्टम किसी तरह नरेंद्र मोदी को टारगेट करके ग्लोबल स्टेज पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए कांग्रेस का इकोसिस्टम शनिवार सुबह से ज़ेलेंस्की ट्रंप के पीछे छिपकर मोदी की इमेज पर निशाना लगा रहा है, तरह तरह के झूठ फैला रहा है, नैरेटिव बना रहा है। यह इकोसिस्टम चाहता है कि जिस तरह ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ व्यवहार किया, वैसा ही व्यवहार वो मोदी के साथ भी करे। लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम ये भूल जाता है कि ये नरेंद्र मोदी हैं, जो सिर्फ पूरी मजबूती के साथ अपनी बात ही नहीं रखते, बल्कि टफ नेगोशिएट भी करते हैं। तभी तो नरेंद्र मोदी को खुद से भी बड़ा नेगोशिएटर बताते हैं, सबसे बड़ा डील मेकर बताते हैं। मार्च के पहले दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में एक चीज समान थी। तीनों पहाड़ी राज्यों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, भारी बारिश हुई और कई जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते भी बंद हो गए।
नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने आगे और खतरे की घंटी बजा दी है। 3 से 5 मार्च के बीच पहाड़ी राज्यों में मौसम और बिगड़ने की संभावना है और पहाड़ों का साइड इफेक्ट मैदानों में भी दिखता ही है। थार रेगिस्तान के एक कोने में बर्फबारी हो गई है, सब चौंक गए। अब ये मौसम और कितना चौंकाएगा, पहाड़ों में और कितनी दहशत फैलाएगा, इसकी एक एक डिटेल आप देखिए। मार्च में मौसम का मिजाज बर्फीला क्यों है? पहाड़ों में एवलांच क्यों कहर बनकर टूट रहे हैं? उत्तराखंड में क्या अलकनंदा नदी जम गई है? क्या मार्च में मौसम अभी और रौद्र रूप दिखाने वाला है? मार्च में मौसम ने अचानक यू टर्न लिया और पहाड़ी राज्यों में बर्फ की मोटी सफेद परत जम गई। मार्च के पहले 5 दिन पहाड़ी राज्यों के लिए रेड अलर्ट लेकर आए हैं। लाहौल स्पीति, मनाली, कुल्लू, चमोली, यमुनोत्री, केदार घाटी, श्रीनगर, गुलमर्ग, डोडा। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां पहाड़ पर बसी पूरी बस्ती सफेद बर्फ से ढकी हुई है। मार्च में छतों पर बर्फ की इतनी मोटी चादर जमी है जिसका अनुमान भी किसी ने नहीं लगाया था। अब देखिए यहां रोड पर क्या मंजर है। 24 घंटे में इतनी बर्फबारी हुई है कि कारें बर्फ में समा गई हैं। रोड पर करीब 10 फीट से ज्यादा मोटी बर्फ जमी है। मौसम के बिगड़े मूड को देखते हुए वैसे तो लोगों को घरों से निकलने के लिए मना किया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बर्फ के बीच बनी ऐसी खाई से गुजरना पड़ता है जहां दोनों तरफ मोटी बर्फ है और बीच में पतली खाई। हिमाचल के लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा में 3 से 4 मार्च के बीच दोबारा भारी बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मूसलाधार बारिश के चलते हिमाचल के 5 नेशनल हाईवे जगह जगह बंद करने पड़े हैं। राज्य की 583 लिंक रोड बाधित है। 2263 बिजली घर पर असर पड़ा है। 280 पेयजल परियोजनाएं ठप हो गई हैं। हिमाचल में मौसम का मिजाज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदला। अभी पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आफ्टर शॉक लोग झेल ही रहे थे कि दूसरे की आहट ने और परेशान कर दिया। कुल्लू का पन्हाल गांव फ्लैश फ्लड से तबाह हो चुका है। सड़क पर फंसी गाड़ियां कबाड़ हो चुकी हैं। करीब दर्जन भर से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई है, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। करीब 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद इंडिया टीवी की टीम वहां पहुंची। 8 से 10 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करके इंडिया टीवी वहां पर पहुंचा है, जहां पर परसों लगातार हो रही बारिश के चलते कुदरत ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। ये गांव है, पन्हाल विलेज है ये, और जहां पर आप यकीन मानिए तो सड़क देखेंगे तो सड़क पूरी की तरह यहां पर चकनाचूर हो चुकी है। यहां पर नामो निशान नहीं रहा है सड़क का, और ये पूरी की पूरी जो रोड है कई किलोमीटर इसी तरह से आपको नजर आएगी, मानो यहाँ पर कभी नदी का रास्ता रहा होगा। इस तरह की तस्वीर इस वक्त यहाँ पे नजर आ रही है। और पानी का वेग इतना तेज था कि रास्ते में जो भी आया उसको ताश की पत्तों की तरह ढहता हुआ चला गया। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये सबसे पहले ये गाड़ी देखिए, ओमनी गाड़ी है, हालत इसकी आप देख सकते हैं। उसके आगे एक और गाड़ी अगर मैं आपको दिखाऊं, एक एक करके तमाम गाड़ियां मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ताश की पत्तों की तरह बिखरी हुई यहाँ पर नजर आएंगी। ये गाड़ी पहली दिखाई आपको, उसके बाद ये दूसरी नई बिल्कुल ये गाड़ी है, और इसकी हालत देखिए इस वक्त क्या बनी हुई है। उसके साथ ही आगे अगर आपको लेके जाऊं तो ये बोलेरो की आप इसकी हालत देख सकते हैं। पूरी तरह से गाड़ी जो है वो मलबे में दब चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, क्योंकि शायद प्रकृति के आगे इसका भारी भरकम लोहा भी इसका वजन ना उठा सका, लिहाजा इस वक्त इसकी आप हालत देख रहे हैं। ये तीसरी गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद कुछ इसी तरह के रास्तों से चलते हुए जो है हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आना ही बड़ा मुश्किल था। ये रास्ते जो आप देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही चलते हुए हम ये विजुअल इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं आपकी सड़क का नामो निशान जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और यहाँ पर हर जगह नजर आएगा तो सिर्फ तबाही का मंजर।
हिमाचल के कुल्लू जिले में फ्लैश फ्लड का कहर ऐसा टूटा है जहां 2 दिन पहले सड़क थी, अब वहां नदी बह रही है। सड़क के किनारे पहाड़ी ढलानों पर सेब के खूबसूरत बाग थे, अब पानी के साथ हाई चट्टानों में बाग में लगे पेड़ तिनके की तरह टूटकर बह गए। अब चंद पेड़ ही बचे हैं। जिस जगह कभी कारें दौड़ा करती थी, आज वहां पर पानी जो है वो कलकल करता हुआ बह रहा है। तस्वीरें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर अच्छी खासी रोड हुआ करती थी और अब यहाँ पर उसकी जगह नदी ने ले ली है। और ये जो नदी है पहले उस जगह से बहती थी, अब उसने अपना रास्ता बदल दिया और यहाँ से अब पूरा का पूरा जो है पानी का सैलाब जो है वो इतनी तेजी से आया कि क्या रास्ता, क्या मकान, क्या गाड़ियां अपने साथ सब कुछ बहाता हुआ ले गया। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सेबों के बाग हुआ करते थे, अभी भी इक्का दुक्का सेब आपको नजर आएंगे, ये उनके बगीचा है। लेकिन अब ये पूरी की तरह यहाँ पर ना तो जमीन नजर आ रही है, ना अब पेड़ नजर आ रहे हैं, सिर्फ 2-3 पेड़ ही यहाँ पे नजर आ रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि ये पूरी पक्की रोड थी, यहाँ से हमेशा गाड़ियों से गुलजार रहती थी, लेकिन अब यहाँ पर आप तस्वीर देखेंगे तो मानो यहाँ पर कभी कुछ था ही नहीं। हिमाचल के टूरिस्ट स्टेशन मनाली में भारी बर्फबारी का सिलसिला 36 घंटे से जारी है। देश विदेश के टूरिस्ट मौसम में अचानक आए बदलाव और बर्फबारी से खुश हैं, तो कुछ को डर भी लग रहा है। डर इस वजह से कि सड़क पर 3 फुट तक बर्फ जमी है, रोहतांग पास तक जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे मौसम में ड्राइव करना भी खतरे से खाली नहीं है। क्या स्वागत किया मनाली ने हमारा। आते साथ ही बर्फ की चादर जमीन पे थी, आसमान से बर्फ के पुष्प बरस रहे थे। दैट वाज फिनोमिनल, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हमने पहली बार जिंदा बर्फ़ देखी है। हमने सोचा था कि थोड़ी बहुत बर्फ़ होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तो थोड़ी बहुत सोच के आए थे, बट यहाँ पे इतनी है कि जस्ट इमेजिन, अब कल रात से वो बर्फ़ कंटिन्यू आ ही जा रही है। बढ़िया वेलकम हुआ यहाँ पे, पूरी रोड वोड पूरी वाइट। इतनी बर्फ़ मैं तो नहीं देखी ज़िंदगी में कभी। ऊपर आने में दिक्कत हुई, सोचे तो बीच में वापस चले रहे, पर सोचा आए तो एक्सपीरियंस करना चाहिए ना। इतनी बर्फ़ हुई है तो पूरा हम तो अपने मूड में आए, शौक में जाके भी चाय वाय पीएंगे गर्मा गर्म। व्यू तो बहुत अच्छा था, ऐसे रिवर साइड में पूरा बर्फ था। हम तो आए बस से, बस तो नीचे रायसोनी में रुक गई, वहाँ से जिप्सी लेके ऊपर आए। बाकी पूरे रास्ते तो स्नोफॉल हो ही रही है, व्यू तो बहुत अच्छा है। कभी ऐसे लाइफ में स्नोफॉल देखा नहीं, थोड़ा मुश्किल था यहाँ तक आना, पर अभी तक तो बहुत मजे आ रहे हैं। मतलब यंग है तो मजा तो आ रहा है। प्रॉब्लम्स तो है थोड़ी सी, बट अब मजा तो आ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी से नजारा गुलमर्ग जैसा लग रहा है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं, पेड़ पौधे और मकान सब बर्फ से लदे हुए हैं। दिन में जब सूरज की किरणें बर्फीले पहाड़ों पर पड़ती हैं तो जन्नत का नजारा मंत्रमुग्ध कर देता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम एक पड़ाव होता है। इस वक्त यहाँ का नजारा किसी यूरोपीय देश जैसा है। कैनवस पर जो चित्र आप देखते हैं वो पहलगाम में इस वक्त दिखाई दे रहा है। यहाँ 5 से 6 फीट बर्फबारी हुई है। सेब और अखरोट के पेड़ों पर पड़ी बर्फ ऐसे नैनाभिराम दृश्य बना रही है जो कभी कभी ही देखने को मिलते हैं। बर्फबारी का नजारा आप जम्मू कश्मीर के भलस्वा में भी देख सकते हैं। यहाँ पहलगाम से कम बर्फ है, लेकिन चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। सड़क और गाड़ियों में बर्फ जमा है। अगर आप भी जन्नत का मजा लेने की सोच रहे हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि रामबन समेत कई जगहों पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिससे आवाजाही बंद करनी पड़ी है। आप तभी ट्रैवल प्लान कर। गुलमर्ग का मजा लेने अगर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, चूरू चले जाइए। राजस्थान का चूरू जो अप्रैल मई में 50 डिग्री तक तपता है, वो मार्च में बर्फ का मजा दे रहा है। रेगिस्तानी शहर का नजारा किसी हिल स्टेशन जैसा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इतनी ओलावृष्टि हुई है कि लगता है जैसे बर्फ की सफेद चादर बिछ गई हो। पिछले 24 घंटे में यहां 28 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। चूरू में जून 2019 में पारा 51 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। दिसंबर 2021 में चूरू का न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि चूरू मई जून में क्यों जलता है और जनवरी फरवरी में क्यों जम जाता है। चूरू को थार रेगिस्तान का गेटवे कहा जाता है। चूरू जिस अक्षांश पर स्थित है वहां हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं। सर्दियों में पहाड़ों से हवाएं आती हैं और बर्फबारी लाती हैं। इसकी वजह से पारा माइनस में चला जाता है। गर्मियों में हवाएं अरब सागर और पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, जो पारे को 50 डिग्री तक बढ़ा देती हैं और लू चलने लगती है।
इस वक्त चूरू में जो सफेद चादर बिछी है वो भी पहाड़ों से आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है। दूसरा डिस्टर्बेंस 3 मार्च से शुरू हो रहा है, मतलब पहाड़ों और मैदानों में अभी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थमने के आसार कम ही है। उत्तराखंड में अभी वेदर आने वाली है। जैसे कल का अगर बारिश का रिकॉर्ड देखते हैं तो बारिश आपका कल 8 सेंटीमीटर हुआ था, हेल स्टॉर्म भी हुआ है और 2 सेंटीमीटर तक का स्नोफॉल भी हुई है। 3 तारीख के आसपास हमारी उम्मीद है दोबारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र में एक फ्रेश पश्चिम विक्षोभ के लिए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और रेन भी बढ़ेगी, जिसके चलते भारी वर्षा का भी चेतावनी जारी किए हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में। उत्तराखंड में भी केदार घाटी से लेकर यमुनोत्री और गंगोत्री तक बर्फबारी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया तो अलकनंदा की तस्वीर देखकर चौंक गए। वहां नदी की धारा नहीं दिखी, पानी जम जाने की संभावना है। उन्होंने माउंटेनियरिंग से जुड़े विशेषज्ञों की टीम भेजने का ऐलान किया है।